बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से अगर बात करें तो इसराइल की जानिब से शाम पर हमला किया गया है और अहम सरकारी दफातर को जो है निशाना बनाया गया है। तीसरे दिन भी ये झड़पें जो है वो जारी हैं और मुतअद्दिद अफराद इसके अंदर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। बहुत से लोग ज़ख्मी हैं और फ़िरका वाराना तसादुम और झड़पें दर्जनों देहात भी जो है इसमें मैदान जंग बन चुके हैं। जबकि शाम के जनूबी इलाकों में खाना जंगी शिद्दत है और इंसानी बहरान में जो है वो इजाफा हो गया है। कुछ लोगों के लिए शायद ये 10 साल से अगर वो उसको फॉलो कर रहे हैं या रीसेंट टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो वो ये समझते होंगे कि शायद ये अचानक हो रहा है मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से, लेकिन इसकी एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है, ख़ास तौर पर शाम और इसराइल को लेकर। शाम और इसराइल के ताल्लुकात जो है वो 1948 से ऐसे ही हैं। जब इसराइल कायम हुआ था तब से ही कई बार जंगें हो चुकी हैं। ख़ास तौर पर सबसे अहम जंग 1967 में हुई थी। ये पहली अरब जंग थी और इसमें 1967 के बाद अगर हम देखें 1948 में पहली जंग हुई और फिर 1967 में 6 रोज़ा जंग हुई, जिसमें जो गोलान का एरिया है जिसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है या जिस पर इसराइल ने एक गैर कानूनी कब्ज़ा किया हुआ है वो उसने अपने कब्ज़े में ले लिया था। फिर 1973 में भी हुई और आज तक दोनों के दरमियान जो है मुआहिदा नहीं हो सका है। अब गोलान हाइट्स को लेकर जो असल बुनियादी वजह है वो इस खित्ते के अंदर या इन दोनों ममालिक के दरमियान है और इसके अंदर एक अहम चीज़ जो है वो दरूस कबीला है, जिसको लेकर इस बार भी आज भी नेतन्याहू का ये बयान सामने आया कि वो हमारी रेड लाइन है, अगर उनको छेड़ा गया या मुतासर किया गया तो हम अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। और दरूस कबीला ना सिर्फ शाम के अंदर है बल्कि इसराइल के अंदर भी वो लोग रह रहे हैं, लबनान के अंदर भी वो रह रहे हैं और दीगर इलाकों के अंदर भी वो रह रहे हैं। और बुनियादी तौर पर ये जो पहाड़ी सिलसिला है गोलान हाइट्स का, यहाँ पर ही असल मामला दोनों के दरमियान जो है वो ख़राब होता हुआ हमें हमेशा दिखाई देता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ज़रा माजी से इसको समझ सकें कि ये मामला है क्या, अब ये इतनी हाइप क्यों पकड़ गया या अब ये अटैक क्यों किया गया इसराइल की जानिब से और इसका फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि मशरक़ वस्ता के अंदर एक जंग अभी जारी होती है तो दूसरी हमें देखने में आ रहा है गुज़िश्ता कुछ अरसे के अंदर कि वो शुरू हो जाती है। ख़ासतौर पर गज़ा का मामला अपनी जगह मौजूद था तो अब जो है वो शाम का मामला भी शुरू हो चुका है। प्रोग्राम में हमारे साथ नजम साकिब साहब, ज़फ़र हिलाली साहब और पीजे मी साहब मौजूद हैं। नजम साकिब साहब, जो 2-3 दिनों के अंदर हुआ, अगर हम इससे माजी में जाएं तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, बताइएगा कि ये असल मामला है क्या, क्योंकि आज तक मुआहिदा नहीं हो पाया। क्या इसराइल जो है वो यहाँ पर किसी न किसी तरीके से इंगेजमेंट चाहता है, क्योंकि यूएस को हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अमन के हवाले से बयानात देता है लेकिन इसराइल कहीं भी अमन की तरफ नहीं जाता इस खित्ते में। देखिए, 2 दिन पहले सदारती महल के पास शाम का जो आर्मी हेडक्वार्टर्स है उस पर बॉम्बिंग होती है, इसराइल बॉम्बिंग करता है और बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचता है और 4-5 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो भी अपनी जान से जाते हैं। अभी पिछले अगर इस रवां हफ्ते को देखें तो आपको पता लगेगा कि जो बेदुअन्स हैं वहाँ के उनमें और द्रूज़ में जो हो रहा है उसमें 300 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। चीज़ एस्केलेट हो रही है, सिचुएशन एस्केलेट हो रही है। अब ये कि ये जो आपने सवाल किया ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपको कोई भी वाक़या पेश आता है, वक्त करता है परवरिश परसों, हादसा एकदम नहीं होता। आपने बिल्कुल ठीक कहा। थोड़ा सा जुग्राफिया अगर पता चल जाए ना इन मामलात में और थोड़ी सी तारीख़ का थोड़ा सा शुद्ध बुद्ध हो तो बड़ा आसान हो जाता है तज्जिया करना। ये आपने जो द्रूज़ की बात की है ना, देखिए ये दमिश्क है, दमेस्कस, इधर से तकरीबन समझिए कि 100 किलोमीटर के फासले पे जबल दुरूज़ है। इसमें दुरूज़ रहते हैं और इसके आसपास जो है वो बेदुअन्स हैं जो कि बड़े अरसे से वहीं के यानी मुकामी लोग हैं। अब ये दुरूज़ जो हैं ये प्रोटेक्शन चाहते हैं इज़राइल से। क्यों चाहते हैं, क्यों इज़राइल ने ये हमला किया, उसके लिए थोड़ा सा जो है वो तारीख़ देख लेते हैं। देखिए, इज़राइल की तकरीबन 1 करोड़ की आबादी है, उसमें सबसे ज़्यादा तो ज्यूज़ हैं, फिर फ़लस्तीनी भी हैं। तो तकरीबन इस वक्त जो मौजूदा इज़राइल है उसमें को 1.5-2 लाख दुरूज़ हैं। ये कौन लोग हैं? ये अरबी बोलते हैं और इनका जो मज़हब है वो इस्लाम और यूँ समझिए कि ग्रीक जो आपकी है ना माइथोलॉजी, उसके इम्तिजाज से ये लोग जो हैं वो हैं। अच्छा,
अब इन लोगों का क्लेम है कि हम चूंकि वहां भी आपके पास भी मौजूद है इजराइल में, यहां पे हमारी जान बचाइए क्योंकि यहां पे ईरान, हिजबुल्ला और बशर अल असद के बाद की जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है उसमें भी कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो कि इनको तंग करती हैं। जब ये सारी खाना जंगी शाम में हो रही थी उस वक्त ये जो स्वेडा का इलाका है ना, ये स्वेडा का इलाका है, इसमें जहाँ पे द्रूज रहते हैं, और ये स्वेडा जो है इसकी तस्वीराती अहमियत अभी बताता हूँ। यहाँ पे कदरे यानी यूँ समझिए कि अमन था, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इजराइल जो है इट मेड श्योर कि इस इलाके में गड़बड़ ना हो क्योंकि उसके अपने ये जो द्रूज कबीला है ये वहाँ पे था। अब ये कि इसकी तस्वीराती या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो स्वेडा का इलाका है इससे यूँ समझिए कि साथ ही जॉर्डन है और साथ ही ये आपकी गोलान हाइट्स हैं, तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बनता है कि अगर किसी वक्त भी इजराइल को ज़रूरत पड़ती है दाएं बाएं अपना तसल्लुत कायम करने के लिए तो ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस इसकी जो है बनती है। अब ये है कि जब हमने देखा कि ये जो अहमद शरा आ गए जो कल के दहशतगर्द थे, आज वो अबूरी वो जो हैं सदर हैं, हंकी डोरी हो गई हर चीज़, और अमेरिका खुश, और अमेरिका ने जो है वो खुशी के और कामयाबी के शादियाने बजा दिए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तुर्की और जो रूस है वो थोड़े से पीछे आ गए, थोड़ा सा गुस्सा उनको आया क्योंकि ये तो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक सिचुएशन नहीं थी। तो फिर क्यों फिर, क्योंकि जो इजराइल को अच्छा लगता है वही अमेरिका को अच्छा लगता है, जो अमेरिका के लिए बेहतर है हमें नज़र ये आता है कि इजराइल के लिए बेहतर है। अब आते हैं, आपको इसमें पता लगेगा कि ये वो चंद जगह हैं मिडिल ईस्ट में जहाँ पे ये चंद इश्यूज हैं जिसमें अमेरिका और इजराइल जो है वो एक साथ नहीं है। ये जो मैंने स्वेडा का इलाका बताया और ये जो द्रूज प्रॉब्लम और उनके बेदुअन के साथ लड़ाई और उसमें ईरान का एंगल और सीरिया की फोर्सेस का एंगल, अमेरिका के इसकी तरफ ध्यान नहीं है इतना। अब कल मार्को रूबियो साहब कहते हैं कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मार्को रूबियो साहब को तो क्या, अमेरिका में रहने वाले सारे लोगों को पता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। इजराइल ने तंग आके बताया कि ये सदारती महल के पास मैंने ये बम फेंके हैं, ये सदारती महल पे भी फेंक सकता हूं, डीमिलिटराइज करें जी, ये बॉटम लाइन है इसकी। इजराइल ये चाहता है कि ये स्वेडा का इलाका जहां पे द्रूज रहते हैं, जबलुद द्रूज के आसपास का इलाका, इसको डीमिलिटराइज करें। मतलब क्या कि जितने दहशतगर्द हैं उनको बाहर निकालें और इन लोगों को अमन सुकून से रहने दें। तो ये है आपकी बॉटम लाइन इसमें से निकलती है कि क्यों इजराइल ने हमला किया। इजराइल ने एक तंबीह की है, उसने एक चेतावनी दी है, एक उसने बताया कि अगर आपने ये नहीं किया तो कल को आपका सदारती महल जो है ना उसके ऊपर भी बॉम्बिंग हो सकती है, और ये जो B-2 बॉम्बर्स हैं अगर उस तरफ जा सकते हैं तो इस तरफ भी। लेकिन अमेरिका और इजराइल का चूंकि गठजोड़ है तो लगता यही है कि कुछ दिनों के बाद ये जो अहमद शरा साहब है ना, जो अबूरी सदर, इनको थोड़ी सी अरबी में, थोड़ी सी यानी फ़ारसी में, थोड़ा सा जो है ना अंग्रेज़ी में समझाया जाएगा, ये समझ जाएंगे, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस इन्होंने लेने हैं ये स्वेडा के इलाके में वो लेंगे, और उसके बाद हर चीज़ ठीक हो जाएगी। अगर नहीं होती तो हो सकता है कि एक दो हमले आपको आइंदा आने वाले हफ्तों में शाम में होते हुए नज़र आएँ, और वो इजराइल की तरफ से ही होंगे। हिलाली साहब, एक मामला हल नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है, और ख़ास तौर पर इसराइल जो भी करना चाहता है खित्ते के अंदर वो उसको कोई रोक टोक नहीं है। अगर वो किसी को कहता है कि अपने आप को यहाँ से अपनी फ़ौजें हटा दो तो वो अटैक करता है तो कोई नहीं उसको रोक सकता। तो आपको लगता है कि यहाँ पर अमेरिका जो है वो अमन कायम करना चाहता है और इसराइल नहीं चाहता, या ये गुड कॉप और बैड कॉप की पॉलिसी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गुड कॉप बैड कॉप की बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक कॉप है, वो है इजराइल। जो इजराइल करता है वो हर वक्त गुड कॉप होता है। अमेरिका ने, आप यकीन करें कि गोलान हाइट्स जो सॉवरेन कंट्री था सीरिया, उसका हिस्सा था,
अमेरिका ने रिकग्नाइज कर दिया है कि गोलान हाइट्स नाउ बिलोंग्स टू इजराइल, रिकग्नाइज कर दिया है कि ये इजरायली टेरिटरी है। देखिए एक्चुअली वजह मैं बताता हूं, कुछ तो इन्होंने बताया है जरूर। 1,50,000 ड्रूज हैं इजराइल में और 20,000 ड्रूज हैं गोलान हाइट्स में जी। अब ये 1,50,000 जो ड्रूज हैं, इनको हक है इजरायली फौज के अंदर एनलिस्ट करना, और जब वो एनलिस्ट करते हैं फौज पे, उसका मतलब है वो मारेंगे भी इजराइल के लिए और मरेंगे भी इजराइल के लिए। तो जाहिर है उनको कुछ चीज तो वापस मिलना चाहिए। इन रिटर्न उनको क्या मिल रहा है? इन रिटर्न उनको ये मिल रहा है कि तुम लड़ते हो और मरते हो इजराइल के लिए और इजराइल तुम्हें प्रोटेक्शन देगा। तो जब असद भाग गया और ये आ गया, ये जो अलकायदा का था, जो इस वक्त सीरिया का अमेरिकनों के साथ दोस्ती है, इसको भी मिल लिया ट्रंप को। प्रॉब्लम ये है कि जब वो आया और ये ड्रूज बड़े खुश हुए, तो सुना ये है कि गोलान हाइट्स के जो ड्रूज थे उन्होंने सोचा चलो इजराइल जाते हैं और अपने वो हमारे लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स को झप्पियां डालते हैं, मिलते हैं। अब तो ये एक ही इलाका हो गया है ना, कंट्रोल इजराइल का है ओवर दिस पार्ट ऑफ सीरिया, और गोलान तो उनका हो ही गया है, तो चलें हम जाके उनको मिलते हैं। एट दैट टाइम सुना है कि अरब बद्दू जो हैं उस इलाके के, उन्होंने एक ऑब्जेक्ट किया और सीरियन आर्मी का, अब तो ये आ गया है अलकायदा का बंदा, उसने भी सोचा कि भाई ये अरब हैं, मेरे साथ हैं, ये वो, तो ये लोगों को हमें वी शुड पुश देम बैक, उनको ढकेल के वापस करना। उस वक्त इनकी झड़प हुई, उस वक्त ये लड़ाई हुई, एंड एट दैट टाइम इजराइल ने इंटरवीन किया इस हद तक कि उन्होंने दे फोर्स्ड, इजराइल ने उनको जबरदस्ती से एक सीज फायर किया, इसलिए कि अगर वो ज्यादा बम करते तो बहुत सारा नुकसान होता, और अमेरिका उनके साथ था। तो व्हाट बेसिकली ये हो रहा है कि व्हाट इजराइल वांट्स इजराइल गेट्स, और ये उनको बता दिया है कि इस इलाके में व्हाट वी से काउंट। तो अफसोस से ये कहना पड़ता है कि कुछ और टेरिटरी जो है चले गया है सीरिया के पास, अरब टेरिटरी, और अब क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, मगर ये ज़रूर एक बात है कि इजराइल इज़ द फाउंट ऑफ पावर इन दिस एरिया। मीर साहब, आपको क्या लगता है कि क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एरिया है, अभी हिलाली साहब ने भी उसको डिटेल से एक्सप्लेन किया, नजम साकिब साहब ने भी बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया, तो क्या इसका हल होगा? क्योंकि वो जो टेरिटरी है गोलान हाइट्स की, वो शाम का हिस्सा है, लेकिन क्योंकि जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो दूसरी साइड पर उसको डिक्लेयर कर रही हैं, तो इस कॉन्फ्लिक्ट का कहाँ जाकर हल होगा और किस तरह होगा? देखिए, ये इजराइल की बहुत पुरानी एक डिमांड थी कि गोलान हाइट्स को ये वेकेट करें। ये एक जगह है, इसको कहते हैं मेटुला। ये बिल्कुल इसको इट्स कॉल्ड अ फिंगर। आप उंगली को टेढ़ा करें तो इट्स लाइक दैट। लेफ्ट साइड पे लेबनान है, राइट साइड पे गोलान हाइट्स है, उस बीच में जो जगह है इट्स कॉल्ड मेटुला। और ये इस मेटुला के राइट साइड पे अगर आप ऊपर देखते हैं तो सीरियन फोर्सेस ऊपर आपको नजर आती थी। दे वर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी, और इजराइल बड़ा उसके ऊपर वो बड़े उनके गाइड होते थे, वहां बताते हैं आपको कि जी ये कभी भी हमें अटैक कर दें, कभी कुछ कर दें। लेफ्ट साइड से अटैक हिजबुल्ला का हो रहा था। तो ये जो एक इम्पेंडिंग थ्रेट थी, उसको इस ट्रंप ने आके खत्म करने की कोशिश की है और की है। लेकिन ये जो आप अब हम देख रहे हैं कि उस एरिया की जब हम बात करते हैं, वहां इंडियन 60,000, मैं बड़ी कोई 10 साल की बात कर रहा हूँ, 60,000 इंडियन यहूदी वहां रहते हैं, और वो एरिया है सारा किबुट्स का, और सबसे बड़ी किबुट्स है वहां हागोशरम। हागोशरम के अंदर वहां लोग रहते हैं, मुख्तलिफ ड्रूज में हैं, इवन मुस्लिम्स वहां रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं वहां। तो लेकिन यहाँ जो इजराइल देखता है, जिस तरह बलाली साहब और नजम साहब बात करें, ये जो है अपना इजराइल, ये अपनी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को देखता है कि ये हमें अटैक वहां से ना हो जाए। और अब जब ट्रंप ने कंसेशन भी दे दी, सैंक्शंस भी हटा दी सीरिया के ऊपर,
फिर एक समझ नहीं आती है कि ये किस बेसिस के ऊपर इजराइल उनको अटैक करता है, या एक थ्रेट दे देता है, या एक इंडिकेटर दे देता है कि हम आपके प्रेसिडेंशियल पैलेस से भी मार सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो क्या ये अमेरिकन को डबल पॉलिसी खेल रहे हैं? क्या इनको बैड कॉप अब बना रहे हैं? क्योंकि एक वक्त में इसको गुड कॉप और बैड कॉप का इनका रोल रहा है, लेकिन अब इजराइल जो है उसकी अपनी लीडरशिप जो है उस पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। नेतान्याहू पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है इजराइल के अंदर, और मेरी बात होती रहती है वहां लोगों के साथ, और वो खुद बताते हैं कि पीपल इन इजराइल आर नॉट हैप्पी विद दिस रजीम, क्योंकि उनको अच्छा मीर साहब, यहाँ पर एक चीज़ अगर मैं मुख्तसर आपसे जान सकूं, क्योंकि नेतन्याहू ने मेजॉरिटी वहाँ पर खो दी है, उसके दो इत्तेहादी जमातें जो थी वो उसको छोड़ गई हैं, अब जो उसको नंबर चाहिए वो उससे काफ़ी नीचे आ गया। तो क्या ये इम्पैक्ट डाल सकता है, या ये इम्पैक्ट हो सकता है इस हमले का? देखिए जी, ये जो आप बात कर रहे हैं ये काफी देर का चल रहा था। मेरी बात होती है डैनी सीमन से, जो कि स्पोक्समैन थे, प्रेस स्पोक्समैन फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑलमर्ट। उनसे मेरी बड़ी रेगुलर उनसे बात होती है, तो मैं पूछता रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन लेता रहता हूँ क्या है क्या नहीं है। तो जो नेतान्याहू है, ये इसको अमेरिकन सपोर्ट है, और इन पर्टिकुलर डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट है। अगर आपने देखा कि पिछले टेन्योर के अंदर जब इन्होंने जेरूसलम को भी टोटली इनेक्स कर दिया और उसको कैपिटल वहां उसको कहा कि ये हमारा अब हिस्सा बन गया है, हालांकि वो 67 की जो वॉर थी, इट वाज स्टिल अ डिस्प्यूटेड एरिया, और उस डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर एवरीबॉडी नोज कि ये अभी सेटल नहीं है। लेकिन यहाँ जो इस वक्त जो हमें मसला आ रहा है कि ये यहाँ एस्केलेशन का एक जरिया हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर ये सीरिया पे अटैक करेंगे, सीरिया इज नॉट वन ऑफ दोस्त की जो लाइंग डाउन लेगी। अगर आपको याद है कि वॉर्स के अंदर सीरिया हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और उसने बड़ा रिटेलिएट किया है इनके खिलाफ इजराइलीज के। लेकिन यहाँ अगेन एक क्वेश्चन मार्क उठता है, क्या अमेरिका फिर इंटरवीन करेगा, फिर को सैंक्शंस लगाएगा? बिकॉज सेल्फ डिफेंस के अंदर सीरिया विल कम बैक, Syria will come back, but it depends. Is this president strong enough to take to take the responsibility? So ये एक बड़ी tricky situation है, लेकिन इस tricky situation के अंदर जो अभी आपने भी जिक्र किया है, नेतान्याहू की जो अपनी popularity है वो काफी नीचे चली गई है, और यही पॉपुलैरिटी अगर आप देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप उनकी भी काफी नीचे गई हुई है अमेरिका के अंदर। सो दिस इज एज वी से वेट एंड सी के व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। बिल्कुल ऐसे ये वेट एंड सी है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो एक प्लान के साथ चल रहे हैं। दूसरी तरफ जो अरब ममालिक हैं जहाँ पर बार बार कहीं ना कहीं अटैक होता है या उस सरजमीन पर मशरक़ वस्ता के अंदर, वहाँ पर कोई प्लान नज़र नहीं आता। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ मज़ीद अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अब ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि वो दिन ब दिन मज़ीद जो है वो एक भंवर के अंदर फंसते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर इससे कबल के हम एहतजाज की बात करें जो वो प्लान कर रहे हैं, उससे कबल एक सेनेट का इंतखाब जो है वो KPK में आ रहा है, और जो कि सूबाई असम्बली के अंदर होना है 11 नशस्तों के हवाले से। अब इसमें जो ख़बरें सामने आई, वो ख़बरें ये सामने आई कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो वहाँ की अपोजिशन यानी PMLN, मौलाना फजल रहमान JUIF और उसके साथ पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों के साथ एक सेटलमेंट कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के हवाले से। जो सेटलमेंट सामने आती है, इन 11 में से 6 नशस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रही हैं, और 5 नशस्तें जो हैं वो अपोजिशन इत्तेहाद के पास जा रही हैं। अगर नंबर्स को देखा जाए तो तकरीबन 90-92 के सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर हैं, उसमें 35 आज़ाद अरकान भी हैं, और अगर अपोजिशन को देखा जाए तो उनके पास जो नंबर है वो 52 है। अब इस तनासुब से देखा जाए तो अगर ये इंतखाब होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इसमें हिस्सा लेती है सेनेट के इंतखाब में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आदादो शुमार हैं उसके मुताबिक 7 सेनेट की नशिस्तें निकाल सकती है, और अपोजिशन इत्तेहाद 4 नशिस्तें निकाल सकता है। तो अगर ये इत्तेहाद वो बना लेते हैं बगैर इंतखाब के और सेटलमेंट कर लेते हैं, तो 1 सीट का नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और 1 सीट का फ़ायदा होगा अपोजिशन इत्तेहाद को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर।
अब इससे एक जो फ़ायदा होगा वो तो ये है कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, क्योंकि 35 आज़ाद अरकान भी हैं, फिर खुफिया इलेक्शन है, तो हॉर्स ट्रेडिंग से बचा जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कुछ मकामी रहनुमाओं की जानिब से आज वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनकी जानिब से इस इलेक्शन के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ये मकामी रहनुमाओं की जानिब से एक तो ये कहा गया कि बिला मुकाबला इस इंतखाब में नहीं जाना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारे साथ 15-16 MPs राब्ते में हैं और जो कवरिंग कैंडिडेट से जिन्होंने अपने कागजात जमा कराए थे वो भी वापस नहीं ले रहे। इसके हवाले से अली अमीन गंडावर की एक सिटिंग हो चुकी है इन लोगों के साथ, अभी तक वो कामयाब नहीं हुई। अब दोबारा ये बताया जा रहा है कि 9 बजे रात को शायद ये सिटिंग होगी और उसमें तय किया जाएगा, क्योंकि जो ज़िले इंतज़ामिया के लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये कहते हैं कि जो असल कारकुनान हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है और दूसरे लोगों को टिकट्स दिए जा रहे हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज भी है जिस पर हम बात करेंगे, क्योंकि ख़ुद इतने इख्तलाफात पंजाब के अंदर, वफाक के अंदर, KPK के अंदर, कि समझ नहीं आ रही कि आखिर इसको लीड कौन करेगा और आखिर ये एहतजाज होगा क्या। 90 रोज़ का होगा, 5 अगस्त का होगा, जलसे होंगे, मुल्कीर एहतजाज होगा, ये भी समझ नहीं आ रहा। ज़फ़र लाली साहब, ख़ास तौर पर अगर हम सेनेट इलेक्शन की बात कर लें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि ये एक वाइज डिसीजन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि अगर वो सेटलमेंट कर लेते हैं और हॉर्स ट्रेडिंग से भी बच जाते हैं, हाँ, एक सीट का उनको खुमियाजा जो है या उनको नुकसान हो सकता है इसमें? ये बड़ा अच्छा फैसला है उनका, वेरी गुड। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए, ये जो हम इस सवाल को लेके डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये हमें पता नहीं है कि PTI का क्या स्ट्रेटजी है? PTI का तो स्ट्रेटजी बड़ा वाज़ेह है कि वो ये है कि उनका कहना है कि फरवरी 24 का जो इलेक्शन हुआ वो रीट था, हम जीते थे, हमें पावर नहीं मिला, तो हम जो चाहते हैं या तो हमें पावर कोई आके दे दे और वैसा तो कोई है नहीं, तो लिहाजा फ्रेश इलेक्शंस हो। अब उनका पूरा एवरीथिंग इज एक दफे और इलेक्शंस हो नाउ। और अब तो उन्होंने और भी आगे चले गए, उन्होंने कहा और 5 अगस्त पे हम ये लॉन्च कर रहे हैं मूवमेंट, आ फाइनल मूवमेंट फॉर फ्रेश इलेक्शंस। और मगर उस वक्त तक एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मूवमेंट हम ये नहीं चाहते हैं कि हम ऐसा कोई कदम उठाएं कि हमारे से KP का जो पावर है वो निकल जाए अपने हाथ से। इस हद तक हम नहीं जाना चाहते हैं कि गवर्नर्स रूल हो जाए, इस हद तक हम नहीं जाना चाहते हैं कि कुछ ऐसा भी बात आ जाए कि एक दफे और बाय एन इलेक्शन इफ नेसेसरी, किसी तरीके का इलेक्शन जो हैं हमारे से पावर छिन जाए, इसलिए कि हमारे फंड्स, हमारा पावर बेस, ये सब चीज जो इस वक्त है ये है हमारे पास। वी कंट्रोल इट, वी कंट्रोल KP, हमारे फंड्स इधर से आते हैं, हमारा ये पावर बेस है। और अगर इसको विदाउट फ्रेश इलेक्शंस की अनाउंसमेंट अगर हम छोड़ें तो फिर वी विल हैव नथिंग, और फिर क्या करेंगे? एंड द आंसर इज कि इसलिए इन्होंने ये सब चीज किया है जो ये इस वक्त कर रहे हैं। हालांकि कि बहुत सारे लोग तो सही कहते हैं, वो कहते हैं आप कर क्या रहे हैं इन पावर, ये खुद तुम कहते हो गवर्नमेंट इलीगल है, अगर गवर्नमेंट इलीगल है तो आप निकल जाए, व्हाई आर यू हैंगिंग ऑन टू पावर? इसका मतलब है कि आप झूठे हैं, आप अनप्रिंसिपल्ड लोग हैं। उनका खैर नहीं, हम रहना चाहते हैं एट द मोमेंट इन वेयर वी आर, इसलिए कि हमें फंड्स हैं और पावर भी मिल सकता है, इधर फंड्स हैं और पावर भी है, और अगर हम इन दोनों से निकल जाएं तो हाउ डज दैट मेक इलेक्शन सर्टन? बिल्कुल नहीं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये एक उनका फाइनल वार्निंग है कि भाई 5 अगस्त के बाद ये हम शुरू कर रहे हैं, एंड वेरी सून उस मूवमेंट के जब शुरू होगा हमें पता चल जाएगा कि या वो उनको नया फ्रेश इलेक्शंस मिलेंगे, और अगर नहीं मिला तो फिर वो क्या करेंगे। और दैट इज़ वेयर आई थिंक कि हमें सोचना चाहिए कि डेंजर जो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को आएगा वो उस वक्त आएगा जब इनको वो भी पता चल जाए कि 2-3 साल तक इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, और लिहाजा ऐसा ही चलो या आ जाओ बेटे मैदान में। ठीक, मीर साहब, आपको क्या लगता है, एक सीट गंवाना 2-3 सीटें गंवाने से बेहतर लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और जो डिसीजंस वो ले रहे हैं
वो क्या पीटीआई के लिए ले रहे हैं या अली अमीन गंडापुर अपनी सीट या वहाँ पर वजारत आला बचाने के लिए ले रहे हैं? अपनी सर्वाइवल के लिए। देखें, पाकिस्तान तहरीक के तकलीफ जो है, इसको मैं तकलीफ कहता हूं क्योंकि खुद भी तकलीफ में, दूसरों को भी तकलीफ में डाला हुआ है। तो ये जो तहरीक तकलीफ है, इसको आप एक ही तरीके से कर सकते हैं। अब आपने सही कहा, भी 9 बजे दोबारा भी ये लोग बैठेंगे और बात करेंगे। पहले अभी जो बैठे हैं उसमें कोई नतीजा तो निकला कोई नहीं है। उन्होंने कहा जी कि 2-2 इधर हो जाए तो फिर एक हमें मिल जाए, एक उधर मिल जाए, तो उसको ना मिले। बात ये है कि किसको क्या मिले क्या नहीं मिले। बॉटम लाइन वही है कि तहरीक इंसाफ का जो एक फंडामेंटल एक डिमांड है वो है इलेक्शंस। That is the fundamental, that is the basic demand of this political party, जिसके अंदर नून के भी रिजर्वेशंस हैं, उनके भी बड़े ऐसे मेंबर्स हैं जिनको कह लो कि फारिग कर दिया गया है। नवाज शरीफ साहब को ही देख लो। तो बात यह है कि क्या इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। ये तो बाकी तो सारी वो कह रहे हैं ना कॉस्मेटिक्स हैं कि हाँ जी ये हो जाएगा फलाना। आपने देखना है क्या विल वी हैव जनरल इलेक्शंस या स्नैप इलेक्शंस, आर वी केपेबल ऑफ इट, आर वी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये होगा नहीं होगा, दिस ऑल रिमेन्स आई थिंक इन द हैंड्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट के व्हाट डू दे वांट। बाकी छोड़ दे पॉलिटिकल पार्टीज को जो मर्जी करें। इस वक्त जो आपका काम चल रहा है वो टांका पट्टी के साथ चल रहा है। टांका पट्टी कब तक चलेगी, ये वुंड कब खुल जाएगा? आपको लगता है कि अगर केपी हुकूमत जिस तरह का माहौल या वहां पर ऑपोजिशन के बयानात चल रहे हैं वो भी पीटीआई के हाथ से चली गई तो फिर उनकी क्या हैसियत होगी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, या बार्गेन पावर क्या रहेगी उनकी हैसियत में? फिर तो वही इनकी पोजीशन होगी ना जो मौलाना फजल रहमान की है। फिर तो स्ट्रीट्स पे आ जाएंगे ये लोग, but they'll come out on the streets। देखो, अगर वो कहते हैं ना किसी को आप वो कहते हैं ना कि पुश टू अ क्रंच, तो फिर एंड में होगा यही। अगर तो ये इस पार्टी ने सरवाइव करना है अपने आप को, तो जो आप सवाल कर रहे हैं कि अगर आप इनको बिल्कुल ही साइडलाइन कर देंगे तो दे विल कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स। फिर क्या होगा? देयर आर टू रिस्क्स, आइदर यू गो टुवर्ड्स एनार्की और टुवर्ड्स अ कन्वेंशन की तरफ जाएंगे। क्या आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कन्वेंशन? और मैं बार बार कहता हूं, मैं साल से कह रहा हूं कि देन यू आर इनवाइटिंग द आर्मी टू कम इन कंप्लीटली। अभी भी है, लेकिन देन यू आर आस्किंग देम टू कम इन कंप्लीटली एंड टेक ओवर। या नजम साकिब साहब, अब एक तो सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सूरत हाल की है और वही बताएगी कि वो क्या करने जा रहे हैं। और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो सेनेट इलेक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको ज़्यादा डिस्कस हम कर रहे हैं अभी इस सेगमेंट के अंदर। वो यही है कि एक तरफ इसी जो हुकूमत है या केपी में अपोजिशन है इसके खिलाफ एहतजाज है, दूसरी तरफ इनसे खदशा है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग करके ज़्यादा सीटें ना ले जाएं और उनके साथ बैठ भी गए हैं, मामलात भी तय कर लिए हैं। तजाद है ये? क्या आपको पता है कि इस वक्त जो है हमारी पार्लियामेंट में पीटीआई नाम की कोई पार्टी ही नहीं है? क्या आपको पता है कि ये जो सेनेट के ऑलरेडी जिनको हम कहते हैं जी पीटीआई के ये सेनेटर्स हैं, वो पीटीआई के हैं भी कि नहीं? चेक तो करें, पता तो करें कि ये कौन लोग हैं ये, और वो कौन थे जिनको अभी अभी निकाल दिया इन्होंने एमएनएस को। कि आपने 26वीं तरमीम में साथ किया था, फलाना किया था, हम आपको जो है वो निकाल रहे हैं। और फिर वो एहतसाब की आज बात कर रहे हैं, ये जो आपने भी बताया है अपने ही लोगों का एहतसाब। ये सारा कुछ क्या बताता है हमें? ये सारा कुछ बताता है कि पीटीआई जिसकी अभी बात हो रही है जी कि उसकी पावर बेस है केपी में। और यार इस पावर बेस का क्या फ़ायदा कि अगर आप खान को अभी तक बाहर नहीं ला सके, आपको अपने पावर बेस की पड़ी हुई है कि जी ये जो है ना हमारे हाथ से ना चला जाए। करना क्या है आपने उसका, और अभी तक आपने किया क्या है उसका? आपने केपी की गवर्नमेंट संभाली हुई है, उस वक्त से लेके अब तक सिर्फ ये होता है बड़के सुनाई दे रही हैं, करप्शन स्कैंडल सामने आ रहे हैं, और कुछ पता नहीं लग रहा कि अली अमीन गंडापुर साहब और कुछ देर रहेंगे कि नहीं। ऊपर से ये प्रेशर आ गया कि हम चेंज कर रहे हैं। तो इस पावर बेस का क्या फ़ायदा? वो जो जेल में बैठा हुआ है, मुझे बता दीजिए, वो जो जेल में बैठा हुआ है जिसको 2 साल होने को आए हैं, उसको इस पावर बेस का क्या फ़ायदा है?
अच्छा, वो और कर भी क्या सकते हैं इमरान खान साहब, नजमुल साकिब साहब? एक तो अली अमीन गंडापुर साहब, आप सवाल ले लीजिएगा, एक तो अली अमीन गंडापुर साहब जो कि बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते थे, पहले उन्होंने वज़ीर आला बनाया उनको, वो भी कुछ ना कर सके तो जुनैद अकबर साहब को सामने लेकर आए, तब बात हुई कि वो बड़ा स्ट्रांग मौक़िफ़ रखते हैं, मुनज़्ज़म करेंगे, कुछ भी तो काम नहीं कर रहा उनके लिए जेल से बाहर आने के लिए। यही बात मैं कर रहा हूं कि आपने इस वक्त की सिर्फ सूरत हाल देख ले। वो कोई आलिया हमजा हैं, उनके साथ गौहर नायाब हैं और उनके साथ अली जफर साहब हैं, उनका एक अपना धड़ा है जी। दूसरी तरफ जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब है और उनके साथ बैठे होते हैं सलमान अकबर राजा साहब, उनका अपना एक धड़ा है, आपस में लड़ रहे हैं। सबका अपना अपना तरीका है कि किस तरह एहतजाज करना है, और आप तो ये नहीं कर सके, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि खान बाहर कैसे आएगा। एहतजाज कर लें कि एहतजाज का क्या मतलब है? सड़कों पे लोग आएंगे, लेके आएंगे, हो सकता है कि केपी से ही ज़्यादातर आएँ, सरकारी मुलाजिम वगैरह, गाड़ियाँ होंगी, ट्रक होंगे, बसें होंगी, क्या करेंगे? क्या हुकूमत गिर जाएगी? क्या शहबाज शरीफ जो हैं वो ही विल बी सीज टू बी द प्राइम मिनिस्टर? क्या उसी वक्त जो है वो हार पहने हुए आप खड़े होंगे और इमरान खान बाहर आ रहा होगा? ये किन यानी आपने हमें कोकाफ की कहानियों में डाला हुआ है। सीधी सी बात है, आप एहतजाज कर रहे हैं, ज़रा बता दीजिए कि इसके बाद आपने करना क्या है। हुकूमत को प्रेशराइज करना है, हुकूमत तो ऑलरेडी प्रेशर प्रूव हो चुकी है। आपने तो नवंबर में वो सारी यानी गोलियां चलती हुई हिसाब किताब हमने देख लिया। आप आए, आप चले गए, फिर आप चाहते हैं चाय पी के चले जाते हैं। व्हाट इज गोइंग टू बी द डिफरेंट इस दफा फर्क क्या पड़ेगा? तो कहने की बात यह है कि इस पावर बेस का पीटीआई के सपोर्टर्स और वोटर्स को क्या फायदा? इस पावर बेस का, केपी का और इन सेनेटर का अगर एक बढ़ जाता है या दो कम हो जाते हैं, मुझे ये बताइए कि खान को क्या फायदा है? और उधर से जो आवाजें आ रही है ना, उसमें तकलीफ ज्यादा है। ये मीर साहब ने बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया है, तकलीफ बहुत है। और खान की तकलीफ को अगर आप देखें ना कि यार ये सारे लोग बाहर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी इनके पास हैं, एमएनएज हैं, सेनेटर्स हैं, पीटीआई का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, इतने इतने लंबे फंड्स हैं इनके पास, मेरी तरफ देख ही कोई नहीं रहा। भाई मुझे कैसे निकालोगे? एक शॉर्ट कमेंट इस चीज पे। एक प्राइम मिनिस्टर थे, आखिरी बात, एक प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला। एक ये दूसरा प्राइम मिनिस्टर है जो कह रहा है मुझे क्यों नहीं निकाल रहे। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर इसी में ही फंसे हुए हैं, कोई निकाले जाने पे तकलीफ में है, कोई ना निकलने पे तकलीफ में है। अच्छा हिलाली साहब, एक तो साफ और शफाफ इंतखाबात, ये है सबका मौक़िफ़, और ये मौक़िफ़ तब हमें सुनने को मिलता है जब कोई भी जमात ऑपोजिशन में होती है। जैसे 2018 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पावर में थी और उस वक्त की ऑपोजिशन जमातें ये नारा दोहराया करती थी। इसी तरह अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ऑपोजिशन में है और इस वक्त की हुकूमत, उस वक्त की ऑपोजिशन इस वक्त की हुकूमत है, उनके खिलाफ ये नारा दोहराया जाता है। जब कोई हुकूमत में होता है तब ये नारा उसको याद क्यों नहीं आता, और क्यों ये जो सबसे मेन इशू है इंतखाबात के जिस पे किसी को एतराज़ ना हो, इस पर बात क्यों नहीं होती? कौन कह रहा है नहीं हो रही है? इसलिए कि आप टुवर्ड्स इलेक्शन मूवमेंट नहीं देख रहे हैं। आप समझते हैं इट्स ऑल अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप समझते हैं कि फेयर इलेक्शंस पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता, लिहाजा भूल जाओ, कुछ मत करो, जो है उससे ही चलाओ। क्या ये है आपकी फिलॉसफी? नो, नॉट एट ऑल। और इसका एक कॉस्ट होता है, और हमने देख लिया है, हमारे तारीख में हमने देख लिया है कि देयर इज अ कॉस्ट, कि जो इलेक्शंस अगर नहीं मानते, अगर फेयर और फेयर हो और उसका नतीजा नहीं मानते या डिलिबरेटली उसको रिग किया जाए, इसका एक कॉस्ट होता है। इट्स नेचुरल, इनएविटेबल, और इसका भी कॉस्ट होगा, बिल्कुल होगा। आप समझते हैं कि अब चलिए छोड़िए, हमारा तारीख ही ऐसा है कि अगर हम ये हमारे तारीख से समझते नहीं है, सुनते नहीं है, तो फिर भुगतो जो तुम्हारे साथ होगा। आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस्ड कि भाई अगर गलत इलेक्शंस हो तो फिर गलत फैसला होगा। मीर साहब, आपको लगता है कि पंजाब और केपीके में जब पहले असम्बलियाँ पीटीआई ने तहलील की थी तो उससे एक सबक तो सीखा कि इस दफ़ा वो केपीके की असम्बली उन्होंने तहलील नहीं की जब वो इक़्तिदार में आ गए, और अब भी, और वो सेफ़ हाउस भी है उनके लिए, लेकिन ये सेफ़ हाउस कब तक उनके लिए रहेगा?
देखिए जौहर, जब हम ये सारी बातें करते हैं ना, मुझे तो एक चीज नजर आती है कि हम पाकिस्तान में देखते हैं वी आर द मोस्ट नॉन सीरियस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। हम सीरियस ही नहीं है किसी चीज के ऊपर, जो मर्जी गवर्नमेंट आ जाए, आप यही आपके सवाल होंगे, यही जवाब होंगे। बात ये है, लोगों को चाहिए है डिलीवरेंस, लोगों को चाहिए है डिलीवरेंस। डिलीवरेंस नहीं हो रही है, मार्केट कंट्रोल नहीं हो रही है। हम देख रहे हैं कि कौन सी गवर्नमेंट बच जाएगी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग हो जाएगी, क्या होगा। आज आपको 6.5 रुपए मटन महंगा हो गया है, आपका चीनी महंगी हो गई है, कि यार चीनी थोड़ी सस्ती हो गई है। तो आप कर क्या रहे हैं, मुझे बताएं आप। जो भी पार्टी है वो अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए लगी हुई है, टू योर क्वेश्चन। और ये जो पॉलिटिकल सर्वाइवल है, ये जो टसल इनके आपस में चल रही है, कोई मुझे बता रहा है कि हम लोगों के लिए क्या करेंगे, एक्सेप्ट द पंजाब गवर्नमेंट। बाय द वे, पंजाब गवर्नमेंट को अंडर दिस मरियम, आई थिंक ये कुछ ना कुछ तो आपको दे रहे हैं ना। रेस्ट मुझे बता दो, क्या कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम नजर आ रहा है? कल हम पानी पे भी बात करेंगे, आपको उसका भी मैं पूरा देंगे। नजम साहब भी हैं, हिलाली साहब भी हैं। बट द क्वेश्चन इज कि हम कॉन्क्रीट बात क्यों नहीं कर रहे? हम कॉन्क्रीट बात नहीं करते हैं, हम नॉनसेंसिकल बात करते हैं। और नॉनसेंसिकल बात वही बात होती है, एडहॉकिज्म, टेम्पररी बात, और अच्छा जी वो ये कर देगा, वो पार्टी। जब आपको एक ट्रस्ट मिलता है थ्रू योर वोट, तो क्या आप उस ट्रस्ट को निभाते हैं पार्लियामेंट के अंदर? अच्छा मीर साहब, अगर आपने भी पंजाब हुकूमत का जिक्र किया, तो अगर पीटीआई कहे कि 5 तारीख को हमें पंजाब में एक जलसा करना है, हमारा जमहूरी हक है, उनको पहले भी इजाज़त मिल गई थी कि 6 बजे तक एक टाइम रखा गया था, उनको जलसे की इजाज़त मिल गई थी, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डिसाइड हुई थी कि किन चीज़ों पर बात करनी है, किन पर नहीं करनी। तो दोबारा इजाज़त दे देनी चाहिए पंजाब हुकूमत को, अगर वो किसी किस्म का एहतजाज करना चाहते हैं, जलसा करना चाहते हैं। बिल्कुल दे देनी चाहिए। 2 गलत काम किए थे मिस्टर भुट्टो ने और जनरल ज़ियाउल हक ने, और वो उन 2 गलत कामों की वजह से आपका माशरा जो है इसका बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। आज वो कहते हैं उनका बिल्कुल राइट बनता, पॉलिटिकल राइट है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ विद इन द डोमेन्स ऑफ, आप कह लो कि नॉट ब्रेकिंग एनी लॉस। आप कानून के दायरे के अंदर जो मर्जी करें, आप उनको एक टाइम फ्रेम दे दें, हर चीज कर दें। क्योंकि ये देखो ज़ौक, ये कोई ये जो आप ये ड्रामा हम देख रहे हैं ना, ये ड्रामा भी खत्म नहीं होगा। कल इलेक्शंस के बाद आपकी नई पिक्चर चलेगी, तो नई पिक्चर के अंदर क्या फिर आप यही करेंगे उनके साथ? व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। सो बेसिकली यस टू योर क्वेश्चन, पंजाब गवर्नमेंट को अलाउ कर देना चाहिए, लेकिन साथ साथ पीटीआई को भी करना चाहिए कि भाई आप ये ना हो कि वायलेंस हो और ये हो। लेकिन आई फोरसी वायलेंस, क्योंकि इसके अंदर आपके जो 5th कॉलमिस्ट हैं ये आएंगे, और ये बेशक पीटीआई ना करना चाहे, लेकिन इसके अंदर गंद डालने वाले बहुत जरूर आएंगे। ये भी देख लेना। एक जिक्र आपने अभी किया था कि ये क्या किया अभी तक इन लोगों ने, ये जो बाहर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा वालों ने, तो ये भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि खान जब बाहर आना चाहे आ सकता है, वो तो डील नहीं करना चाह रहा, इसलिए बाहर नहीं आ पा रहा। तो आपके ख्याल में ये एहतजाज फिर क्यों करवा रहा है वो? और ये जो यहाँ पे इस फोरम में बातें हो रही है ना कि इलेक्शन के लिए वो लड़ रहे हैं, कतई तौर पे नहीं है। सीधी सी बात है, आप उसका आखिरी बयान तो पढ़े खान का क्या है। और उसमें एक और बड़ी अजीबोगरीब जो है ना, वो एक मिस्ट्री सी क्रिएट कर दी है इन्होंने। खान ने कहा अब बातचीत का वक्त ख़त्म हो गया, अब एहतजाज होगा, और उसके बाद उन्होंने अपनी बातें की और कहा कि जी मुझे निकलना चाहिए वगैरह वगैरह। साथ ही गंडापुर साहब लाहौर आते हैं और आके कहते हैं खान तैयार है बात करने के लिए। 2 दिन बाद खान का फिर बयान आता है कि बातचीत का वक्त ख़त्म हो गया। वो यार आपस में ये जोड़े तो सीधे कर लो यार, वो तो बात की बात है, पहले अपना बयान तो आप कर लें। और ये कि जी वो इलेक्शन कराना चाहते हैं, इलेक्शन को तो वो कब के भूल चुके हैं, और फिर इलेक्शन भी वो फ्री एंड फेयर कराना चाहते हैं। एक आध कराया था आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मुल्क आपका जो है ना वो 2 टुकड़े हो गया था। ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना बड़ा ज़रूरी है, और उसमें यह कहना टीवी पे बैठ के स्क्रीन पे बड़ा आसान है कह देना ये होना चाहिए वो होना चाहिए। आप अगर जब बनते हैं ना चीफ मिनिस्टर, फिर पूछूंगा आपसे, आप बने प्राइम मिनिस्टर और फिर करके दिखाएं। खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो सारे काम उन्होंने कर लिए थे। आपको याद है जब वो जाने लगे थे उन्होंने क्या बयान दिया था कि मेरे हाथ तो पीछे बंधे हुए थे, मैं तो कुछ कर नहीं सका। तो आपके ख्याल में ये शेख चिल्ली वाली बात नहीं है? इलेक्शन होंगे,
फ्री एंड फेयर होंगे, उसमें खान जीतेगा और खान के हाथ इस दफा नहीं बंधे होंगे। क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक है। और अब आने वाले दिन बताएंगे, खास तौर पर आज रात जो है वो बता देगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या डिसीजन लेने जा रहे हैं। फिर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखें, उनके हाथ बंधे हुए नहीं थे। जनरल बाजवा जिस वक्त की रिस्ट्रिक्शंस खत्म होगी आप खुद बता देंगे, उनको फ्री हैंड तक कोई हाथ बंधे हुए नहीं थे। इनकी जो लीडरशिप है उसके अंदर इन दोनों ने बेसिकली इस पार्टी का बेड़ा गर्क किया है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पार्टी का बेड़ा गर्क किया है। बाद में कहे जी मेरे हाथ बंधे हुए थे, देखो आपके हाथ बंधे हुए नहीं थे। आप प्राइम मिनिस्टर थे, आप वजीर आजम थे, आपको पता है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में आपको क्या कहा कि कौन कौन लोग क्या करप्शन कर रहा है, और आप प्रूफ मांग रहे थे उस वक्त। यार खुदा के लिए, द क्वेश्चन इज कि देखो, जब आप नंबर 1 पे होते हैं ना, यू डोंट पास द बक, यू नेवर पास द बक, यू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट्स हाउ यू मूव ऑन। और ये मैं आपको अभी भी बता दूं कि आगे अगर ये इमरान खान आएंगे ना, तो ये जो अब हिंदुस्तान के जो तबसरे चल रहे हैं कि क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, मुझे इसका भी एक डर है। मैं दूसरे का भी सुनता हूं कि क्या हम उस रास्ते में भी चले जाएंगे। इसके बड़े कॉर्नर्स हैं ज़ौक, जिनको अभी डिस्कस करना है हमने। प्रोग्राम का जो है वो वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।